आज क्लास में हमने गुडविल की थ्योरी करी थी, मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। तो अभी आपके लिए बाकी सारी थ्योरी तो याद होनी ही चाहिए। काम की चीज क्या है? As per AS 26, intangible assets only purchased goodwill is recorded in the books. तो परचेज गुडविल क्या होती है? जब आप किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं या उसमें कुछ शेयर एक्वायर कर रहे हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दोगे, तो जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो दैट इज फॉर गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम आज सीखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ goodwill? Value of goodwill is a personal assessment of the valuer and is usually agreed among the partners. Agreement होना चाहिए, सब agree करेंगे कि हाँ ये वैल्यू है तभी डील एग्जीक्यूट होगी। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस की वैल्यू 5 करोड़ है, आप एक्वायर करना चाहते हो शेयर, आप बोलोगे नहीं 5 नहीं 3.5, नहीं 4, मैंने कहा चलो डन। तो 4 पे वैल्यूएशन हुई तो अग्रीमेंट होना जरूरी है। It is valued as per the method stated in the partnership deed or as per the method of valuation agreed by the partners. However, following 3 methods are followed for valuing goodwill. तो क्या क्या methods हैं? Average profit method, super profit method और capitalization method। एक एक करके बात करेंगे। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? Average profit method for valuation of goodwill. Goodwill under the average profit method can be calculated either using the simple average profit or the weighted average profit method. कौन सा मेथड कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। किस चीज का? गुडविल वैल्यूएशन का। एवरेज प्रॉफिट में भी अभी हम कौन सा कवर कर रहे हैं? सिंपल एवरेज। एक होगी सिंपल एवरेज, एक होगी वेटेड एवरेज। आज सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट की ही बात होगी, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल एवरेज की। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स आर डिटरमिन्ड। तो यहां का कीवर्ड क्या होने वाला है? नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर टोटल्ड एंड एवरेज प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड। एवरेज प्रॉफिट 3 साल की एवरेज निकालो तो 3 साल का प्रॉफिट टोटल करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। 5 साल की एवरेज निकालो, 5 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करो, 5 से डिवाइड कर दो। तो एवरेज निकालना तो जैसे मैथमेटिकल अरिथमेटिक मीन का सिंपल डायरेक्ट मेथड। एवरेज प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग बट वेरी वेरी इजी। तो क्या बताया उन्होंने? गुडविल का फॉर्मूला लिख के स्टडी करते हैं। गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, average normal profits into number of years purchased। average normal profits क्या होते हैं आपके? average maintainable profits। क्या बोलते हैं इनको? average maintainable profits। नॉर्मली आप हर साल कितना कमाते हो? नॉर्मली आप हर साल कितना कमाते हो? अच्छा 3 साल की एवरेज निकालो, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ऑन एन एवरेज आप हर साल कितने कमाते हो वो आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ध्यान से देखना, इस चैप्टर में 2 बार आएगी ये टर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स। आगे उसकी डिफरेंट यूजेज होगी, अभी डिफरेंट है। तो अभी जो प्रॉफिट्स हैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, वो ये कहना चाहता है कि नॉर्मली आप अपने बिजनेस में कितना पैसा कमाते हैं एनुअली। तो नॉर्मली कितना कमाते हैं का मतलब होता है कि कोई भी अब नॉर्मल आइटम है तो उसको कंसिडर मत करना कि इस साल आग लग गई थी, आग लगने की वजह से आपका 50,000 का लॉस हो गया, क्या वो रेगुलर लॉस है? नहीं। तो कह रहे हैं उसको कंसिडर मत करो, तो उसको रिवर्स कर दो, लॉसेस अब नॉर्मल लॉसेस ऐड बैक कर दो। आपका कोई अब नॉर्मल गेन हो गया था या नॉन ऑपरेटिंग इनकम आई, आपने कोई अपना एसेट बेचा, लैंड बेची, उससे प्रॉफिट आ गया, वो आपका बिजनेस थोड़ी ना है। तो अगर कोई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम आई है तो उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। पॉइंट क्या है?
अब नॉर्मल आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को रिवर्स कर दो। कोई आपका जो बिजनेस एक्वायर करना चाहता है वो ये जानना चाहेगा कि बिजनेस से आप कितना कमाते हो। अब मेरा काम है कोचिंग सेंटर का, अब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसकी वजह से उस साल की इनकम मेरी बढ़ गई। तो क्या आप उस चीज में इंटरेस्टेड होगे? अगर आप मेरा कोचिंग सेंटर के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, बट क्या आप बोलोगे कि भाई साहब इन प्रॉफिट्स को जरा साइड करके बताओ कि आपने इस साल कमाए कितने? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कमाया, कोविड था, मैं तो शेयर ट्रेडिंग कर रहा था, वहीं कमाया जो कमाया। कह रहा फिर नहीं हमें इन्वेस्ट करना। बात समझ आ रही है? तो कोई भी आपके बिजनेस में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो आपकी बिजनेस की इनकम जानना चाहेगा। तो अगर आपके प्रॉफिट्स में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडेड है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम फ्रॉम एनी एक्टिविटी आउटसाइड द बिजनेस। मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, रेंट रिसीव्ड इज आल्सो एन इनकम, बट इज इट अ बिजनेस इनकम? मेरा कोचिंग सेंटर है तो उसके लिए नहीं। मैंने बैंक में एफडी करा रखी है 50,000 करोड़ की, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इज इट माय बिजनेस इनकम? नो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई भी है वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। ऐसे ही जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो रूटीन एक्सपेंस नहीं है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, अब नॉर्मल लॉसेस, कह रहे नहीं, उनको रिवर्स करो। नॉर्मल रूटीन बिजनेस में आपके क्या प्रॉफिट्स आप कमाते हो वो बताओ। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं? क्लियर है? इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये बड़ी मजेदार टर्म है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। काफी स्कूल में खत्म हो चुके होगी गुडविल। हो क्या आप टेस्ट दे चुके हो गुडविल पे स्कूल में? आपने नहीं दिया था लेकिन स्कूल वालों ने तो खत्म कर दिया। सेकंड चैप्टर गुडविल ही था, खत्म तो करा दिया। अब मैं यही कह रहा हूँ आपको भी खत्म हो गया। तो बताओ बेटा, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज, आपने तो खैर वीडियोस देखे, लेकिन फिर भी आपका भी खत्म, आपका आ रहा है ना गुडविल? कोई बता सकता है कि ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? कोई भी बोलो। वेरी गुड, वेरी क्लोज। जितने सालों की एवरेज निकाली है? नहीं, फिर क्या मतलब? जिससे डिवाइड करा उसी से मल्टीप्लाई कर दो, थक गए होगे। मतलब पहले एवरेज निकाली 5 साल की, तो 5 से डिवाइड करा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हेंस प्रूव्ड। नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, किसी ने मैसेज पे आंसर भेजा है, मुझे लग रहा था विशेष ही हो। एवरेज ना अभी आएगा, वंस मोर आएगा, आएगा वो स्टेज आएगा, अभी से वंस मोर नहीं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता है द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच दीज प्रॉफिट्स कैन बी मेंटेन्ड। क्या आपने निकाल दिया ऑन एन एवरेज आप हर साल कितने पैसे कमाने वाले हो, कितने सालों तक ये कमा पाओगे, इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो वो ऑन एन एवरेज कितने कमाता है, ये तो ठीक है, कह रहा है ओनरशिप चेंज होने के कितने साल तक ये प्रॉफिट्स हम मेंटेन कर पाएंगे, कमा पाएंगे। तो वो होते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है। नंबर ऑफ इयर्स, कितने सालों तक जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है कितने सालों तक कमा पाओगे? 5 साल तक कमा पाओगे, तो जो भी आपका एवरेज है इंटू 5 कर दो तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल के लिए क्यों पैसा देना पड़ रहा है? गुडविल के लिए पैसा इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप एक बिजनेस स्क्रैच से शुरू करते तो सिचुएशन कुछ होती, आप एक रेडी बिजनेस में आ रहे हो या एक रेडी बिजनेस का नाम एक्वायर कर रहे हो जिसकी वजह से आपको कुछ एडवांटेज मिलेगी, यस और नो? आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में शेयर ले रहे हो तो उस एडवांटेज के लिए आपको थोड़ी सी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड।
तो जो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे वो कौन से हैं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ऑल्सो नोन एज एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है एवरेज मेंटेनेबल का? नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट्स जो आपने बिजनेस से कमाए हैं और आप हर साल कमाते हो और आगे भी कमा पाओगे। इसमें अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जो इंक्लूडेड हैं तो उनको रिवर्स करेंगे। वो तो अभी सीखेंगे ना कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो अभी बहुत बार रिपीट होगा कि ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। सिंपल। क्या होते हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट्स? ऑल्सो टर्म्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आई रिपीट, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं कौन सी बात हो रही है? आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आगे फिर आएगी ये टर्म, वहां डिफरेंट होगा इसका मीनिंग। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात हो रही है? क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। तो अभी तो आपने एक ही सुना है, तो आपके लिए अभी यही है, लेकिन जानबूझ के बता रहा हूँ कि आगे जाके एक और नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे। ये कौन से हैं? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इज डिटरमिन्ड ईच ईयर बाय एडजस्टिंग। क्या एडजस्ट करने वाले हैं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो एड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं तो माइनस कर दो। आप रिवर्स कर रहे हो, तो क्या क्या एडजस्ट करेंगे? नॉन बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, अब नॉर्मल गेन्स और लॉसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे कोई एरर हो गया, आपने फर्नीचर खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको एसेट्स में दिखाना चाहिए था, आपने गलती से एक्सपेंसेस में दिखा दिया, तो उस साल के प्रॉफिट्स गलत आएंगे ना। तो एरर की, बेसिक एरर की रेक्टिफिकेशन। वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मैंने व्हाइट वॉश कराया तो रूटीन रिपेयर्स हैं, तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स में जाना चाहिए था, मैंने गलती से बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए था, मैंने कैपिटल में दिखा दिया। तो ऐसे कुछ एरर्स, क्या क्या रिवर्स करने के लिए बोल रहा है? पहले तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स रिवर्स कर दो, अब नॉर्मल आइटम्स रिवर्स कर दो। एरर्स कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को गलती से कैपिटल मान लिया, रिवर्स कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट हैविंग, कोई आपने खर्चा दिखाना भूल गए, एरर्स कमिटेड इन द पास्ट, कोई भी एरर हुआ है उसको ठीक कर दो। आप में आगे जाके सीखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन हो गई, अंडर वैल्यूएशन हो गई, तो वो तो सिचुएशन से आपको सब सिखाऊंगा ना कि कब कौन सी चीज ऐड हो रही है, क्यों हो रही है, कब कौन सी चीज माइनस हो रही है, क्यों हो रही है। अभी तो आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स होते क्या है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो आप नॉर्मली अपने बिजनेस से कमाते हो। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, हो सकता है इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडेड हो जो आपने बिजनेस के बाहर कमाई हो, तो उसको हटाओ। हो सकता है कि उस साल कोई अब नॉर्मल लॉसेस हुए हो, कोई अर्थक्वेक आ गया था, आग लग गई थी, चोरी हो गई थी, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो वो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस नहीं होते, उनको रिवर्स करो। तो जब आप एक्सपेंसेस रिवर्स कर रहे हो तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। वेरी गुड आंसर। तो एक्सपेंसेस रिवर्स कर रहे हो तो आप उनको एड बैक करते हो, गेन्स रिवर्स कर रहे हो तो आप उनको माइनस करते हो, तब जाके आपके निकलते हैं क्या? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। गुडविल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। बट कभी कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होते प्रॉफिट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, वही तो मजेदार पार्ट होगा इस चैप्टर का। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया, पूरी क्लास 12th का, पूरी क्लास 12th का सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे मजेदार इंजॉयबल चैप्टर है कि हंसते खेलते कि वाह 12th में आ गए, एहसास ही नहीं हो रहा, बहुत लाइट है, ठीक है ना। बट मैं कह रहा हूं ना कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 4 ट्रिकी होंगे, तो प्रे करना कि काश वही आए, क्योंकि तभी आपकी मेहनत का फायदा होगा। तो वो वही कर पाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो मजा तभी आएगा। बट वेरी लाइट वेरी इजी चैप्टर, ब्रिज है ये एक तरह से, मैंने पहले भी बताया था कि ये सेपरेट चैप्टर नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ब्रिज है फंडामेंटल से रिकॉन्स्टिट्यूशन पे जाने की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे जाने की एक ब्रिज है, काम आती है।
दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this method is based on the assumption that profit of a newly started business will not match the profit of an established firm. एक established firm है, उसके business normally जो profits होंगे वो एक नए business से ज्यादा होंगे, assuming कि वो एक अच्छी business कर रहे हैं, reputed business है, उनकी goodwill है, तो वो उससे ज्यादा ही कमा रहे होंगे ना during the initial years of its operation. Hence, who purchases a running business pays goodwill for being in a position to earn profits in the initial year. तो आप एक एडवांटेज पे जाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो कि एक रेडी बिजनेस मिले ताकि आपको कम एफर्ट्स मारने पड़े. तो दोबारा रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूं. What is meant by number of years purchase? Very very important. It is the number of years for which the firm is likely to earn similar profit even after change in ownership because of the efforts in the past. तो जो आपने एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे वो आगे कितने सालों तक कमा पाओगे इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप. ओके. रीजंस फॉर जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग एवरेज प्रॉफिट. कह रहे एवरेज प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? एक ही साल का प्रॉफिट तो ले लो. क्या एक साल के प्रॉफिट से आप जज कर पाएंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? किसी साल एक्सट्रीम प्रॉफिट्स भी तो हो सकते हैं और किसी साल एकदम से आप, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता तो क्या 2020 के प्रॉफिट्स के बेसिस पे आप मेरा बिजनेस जज कर सकते हो जब शॉर्ट लॉकडाउन था? नहीं. तो जो ऑनलाइन था ही नहीं उसका तो रेवेन्यू जीरो हो गया ना, तो वो नॉर्मल ईयर हुआ नहीं. कह रहे एक साल के बेसिस पे कभी नहीं हो सकता क्योंकि कुछ कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाती हैं. तो हमेशा बेटर पिक्चर क्या शो करता है? एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इयर्स. तो वो एक बेटर पिक्चर शो करता है किसी भी बिजनेस की. और नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप किसी का फ्यूचर प्रॉफिट्स एक्वायर कर रहे हो, तो अगर आप उसका शेयर एक्वायर कर रहे हो तो वो उतने प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे ना. तो आगे कितने सालों तक ये प्रॉफिट जनरेट होंगे तो कॉम्पेंसेशन उस हिसाब से कैलकुलेट होती है. मैं कह रहा हूँ कि एक ही साल तक होंगे तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज वन. बहुत कॉमन एरर है, कुछ लोगों को लगता है कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब आपने कितने सालों के लिए गुडविल परचेज करी है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड फिगर है. पहली बात, आगे कितने सालों तक आप ये प्रॉफिट्स मेंटेन कर पाएंगे. जितने आपके एनुअल प्रॉफिट्स हैं आगे कितने साल तक मेंटेन कर पाएंगे इवन आफ्टर चेंज इन ओनरशिप. Past profits, they show trend of financial performance, sale and profit, which in turn indicates likely future profits. तो एक trend पता चलता है on an average, तो future predictions करी जा सकती हैं. Buyer of the business would like to estimate future profits for which profits are averaged. Buyer would also like to estimate the number of years business is likely to earn that profit because of the efforts put in the past. कहानियां आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं. ये सब जो डिस्कशंस हैं आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है. पर ना फॉर्मूला तो 1 मिनट का है. फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. बट लॉजिक भी पता होना चाहिए ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एवरेज क्यों ले रहे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्यों ले रहे हैं, गुडविल की पेमेंट हो ही क्यों रही है. बात समझ आई? तो क्यों का जवाब भी होना चाहिए. कंटिन्यू करेंगे अभी ये डिस्कशन. तो चलो जल्दी से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो सारा खेल जो है वो क्या है? ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कैसे होंगे. कभी कभी तो डायरेक्ट प्रॉफिट होंगे, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो, बट ऐसे चांसेस 1% है. बट हैं ऐसे भी आते हैं, आगे जाके आएंगे. बट जब गुडविल चैप्टर है तो उसमें वो जानबूझ के डिफरेंट सिनेरियोज भी देंगे. गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी है, गुडविल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी है, गुडविल रिटायरमेंट में भी है, गुडविल डेथ में भी है और गुडविल डिसोल्यूशन में भी हो सकती है. तो गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे पार्टनरशिप में आपको काम आएगा. बट आई रिपीट, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ
क्लास 12। फॉर्मूला क्या है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? तो फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको कैलकुलेट नहीं करने होते, वो क्वेश्चन में ही गिवन होंगे। क्या कैलकुलेट करना होगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो मैंने क्या बताया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स होते क्या हैं? आप अपने बिजनेस से नॉर्मली कमाते कितना हो, आप अपने बिजनेस से नॉर्मली कमाते कितना हो। गिवन क्या है आपको? नेट प्रॉफिट है, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज एक जनरल आइडिया लेंगे तो क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, तो ध्यान से देखना। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं पहले, फिर डिटेल्ड पे जाएंगे। तो हमें क्या निकालने होते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। एडजस्टेड प्रॉफिट्स क्या है आपके? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो भी गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, रिवर्स कर दो लॉसेस, रिवर्स कर दो गेन्स। कौन से? जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और जो रेगुलर नेचर के नहीं है। तो पहले लॉसेस रिवर्स करते हैं, तो लॉसेस ऐड बैक कर दो। कौन से लॉसेस की बात हो रही है? आप अब नॉर्मल लॉसेस ऐड बैक कर दो। क्या कर दो? अब नॉर्मल लॉसेस ऐड बैक कर दो। अब नॉर्मल लॉसेस का कोई एग्जांपल? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट्स एटसेट्रा। और कौन से लॉसेस ऐड बैक कर दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी ना है। लॉसेस ऐड बैक कर दो जो आपके रूटीन नहीं है, जो रूटीन नहीं है। और गेन्स माइनस कर दो। कौन से? अब नॉर्मल गेन्स। अब नॉर्मल गेन्स का एग्जांपल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि हमें रीइंबर्स करे। और क्या माइनस कर दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बहुत सारी हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि रेंट रिसीव, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर अगर हमारी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सर अगर हमारा प्रॉपर्टी का ही काम है तो बेटा ऑब्वियसली बात है फिर रेंट रिसीट आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा। हम एक नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस के लिए रेंट रिसीव करना ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता। नॉर्मल बिजनेस के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो किसी के लिए भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स होते ही वो है जो आप अपने बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं एसेट्स, उनसे अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आपका काम नहीं। तो ये जनरल फॉर्मूला है समझने के लिए कि लॉसेस रिवर्स कर दो, गेन्स, लॉसेस ऐड बैक कर दो, गेन्स माइनस कर दो। बट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या है लॉसेस, क्या है गेन्स। कभी कभी वो खेल जाएंगे आपके साथ। सैलरीज टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरीज टू एम्प्लॉइज रूटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन तो बेटा आनी ही चाहिए, ठीक है ना? बेसिक। सर एक बार याद दिला दो। अनलिमिटेड है ना ऐसे तो, कि जो आपके बिजनेस रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग है, जो रूटीन नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग है। हमने डिटेल में बहुत करा था 11th में। स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये जो अबनॉर्मल आइटम्स है वो तो रिवर्स होंगे ही होंगे, एरर्स भी रिवर्स हो सकते हैं। एरर्स भी ऑब्वियसली हो सकते हैं ना, कुछ भी, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को गलती से कैपिटल मान लिया, आपने स्टॉक की वैल्यूएशन में गलती कर दी, ओवर वैल्यूएशन हो गई, अंडर वैल्यूएशन हो गई, कोई बिजनेस एक्सपेंस दिखाना भूल गए, कोई बिजनेस एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया। एरर्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है। वो बेवकूफी होगी कि अभी रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होना चाहिए माइनस में। कह रहा हूं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए? ये जनरल फॉर्मूला कि अब नॉर्मल लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, अब नॉर्मल गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। एरर तो मैं एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा
कि अगर यहाँ पे जैसे कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी तो पूरी एक्सप्लेनेशन है ना। ऐसे जबरदस्ती फॉर्मूले से तो रिलेट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप रिलेट कर ही नहीं पाओगे। अब नॉर्मल लॉसेस ऐड क्यों हुए, मैंने आपको लॉजिक बताया कि वो जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस से आप कितना कमा रहे हो, तो अब नॉर्मल लॉसेस को रिवर्स कर दो। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, abnormal losses, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नहीं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कोई आपका रूटीन एक्सपेंस नहीं है, जो इस साल तो हो गया, आगे जाके नहीं होगा, वन टाइम एक्सपेंस ऐसा वर्ड लिखा होगा, तो क्या वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, नहीं, तो उसको आप ऐड बैक कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड, मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही सिखाऊंगा, ऐड बैक कर दो। तो क्यों का लॉजिक मैंने किसका नहीं दिया, थर्ड पॉइंट का और फिफ्थ पॉइंट का नहीं दिया, आपको उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब वो आएगा तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, तब आपको मजा आएगा और ऑब्वियस सा भी लगेगा, तब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। माइनस क्या कर रहे हैं, अबनॉर्मल गेन्स मैंने आपको बता दिए, नॉन रिकरिंग इनकम्स हो गई, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, मैनेजमेंट कॉस्ट, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ नॉट डेबिटेड। अब कभी कभी होता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन तो अप्रोप्रिएशन होता है, इट इज नॉट अ चार्ज, तो नेट प्रॉफिट में तो अभी माइनस नहीं हुआ होगा। लेकिन पार्टनर्स अगर काम कर रहे थे तभी तो उनको सैलरी या रेम्यूनरेशन मिल रही होगी, कह रहे उसको एक खर्चा मानो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय हट गए, पार्टनर्स हट गए, तो वो काम किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो जो सैलरी टू पार्टनर्स है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, इट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। For the valuation of goodwill, remuneration paid to partners, salary paid to partners is treated as a routine business expense. जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें अभी डिडक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। सो फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, वो कहते हैं कि अगर कोई रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी है पार्टनर्स की, तो वो माइनस करो, क्योंकि जब पार्टनर्स चेंज होंगे तो हो सकता है कि वो काम आपको एम्प्लॉय से करवाना पड़े, तो वो एक खर्चा होगा, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। और एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस, अगर आपको लग रहा है कि कोई और एक्सपेंस है जो आपने नहीं दिखा रखा, तो उसको माइनस करो, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स को वो रिड्यूस करेगा। क्या नहीं बताया मैंने आपको, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ऐसे इन्होंने एक एरर यहाँ पे मिस कर दिया, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऊपर ऐड हुआ है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर नीचे माइनस भी होगा। बट मैं कह रहा हूँ ना, जब वो कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको कराऊंगा। तो मैंने आपको क्या नहीं कराया अभी, अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल, तो एरर्स नहीं कराए मैंने आपको अभी, एरर्स की रेक्टिफिकेशन नहीं कराई अभी। अभी आपको क्या बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, अब नॉर्मल लॉसेस ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दो, अब नॉर्मल गेन्स माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, कौन, जो आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा है या जो आपके बिजनेस में शेयर एक्वायर कर रहा है, वो जानना चाहता है कि नॉर्मली बिजनेस से पैसे कमाते कितने हैं हम। कर लिया कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये था स्टेप 1 हो गया जी कैलकुलेट। स्टेप 2 फाइंड एवरेज प्रॉफिट। हर साल के आपने वो एडजस्टमेंट कर दी, हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब जितने सालों का है, 4 साल का है तो 4 का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 3 का है तो 3 का टोटल करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाली, जो जो एडजस्टमेंट करनी थी कर दी, एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए, फिर आप उनकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकल गई, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। डिटरमिन हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में गिवन होगा A limited purchase business of या goodwill is to be valued at 3 years average, 2 years purchased। तो वो लैंग्वेज बताएगी नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं और एवरेज कितने सालों के हैं। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कैलकुलेट नहीं करने होंगे, आपको गिवन होंगे। लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
Number of years purchase means the number of years for which the firm is likely to earn that much profit because of the efforts made in the past. It is an estimated figure for the purpose of goodwill valuation. It is always given in the question. Okay, अगर given नहीं है तो number of years purchase 1 मानेंगे. तो बेसिकली जो एवरेज निकली है वही गुडविल हो जाएगी डायरेक्टली. कौन सा फॉर्मूला किया? एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में कौन सा? सिंपल एवरेज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.